जितनी ज़्यादती इस दौर में पाकिस्तान क्रिकेट में लड़कों के साथ हो रही है, इतनी ज़्यादती इससे पहले कभी भी नहीं हुई। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरह अपनी पसंद के लड़के खिलाए जा रहे हैं और जो लड़के डिज़र्विंग होते हैं, उनको चांसेस नहीं मिलते। इस बारे में हम जितनी भी बात कर लें, उसका असर किसी पे भी नहीं होता। चाहे वो अब के कोच हों, सिलेक्शन कमेटी हो या इससे पहले की सिलेक्शन कमेटी हो, कोच हो या कप्तान हो। आज पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के दौरे के लिए अपनी वनडे टीम और टी20 टीम दोनों का अनाउंसमेंट किया है और इसमें जितने बड़े ब्लंडर्स मारे हैं सिलेक्शन में, उसकी मिसाल आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ये सब सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड के बारे में। पाकिस्तान ऑलमोस्ट 4 महीने के बाद तकरीबन कोई वनडे सीरीज़ खेलेगा, 4 या 5 महीने के बाद। इससे पहले पाकिस्तान ने जो लास्ट सीरीज़ खेली थी वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेली थी 3 ओडीआई की। अब उस सीरीज़ में पाकिस्तान के जो प्लेयर्स खेल रहे थे, 4-5 नाम ऐसे हैं जिन्हें बिना किसी वजह के ड्रॉप कर दिया गया है और 4-5 नाम ऐसे शामिल कर लिए गए हैं जिनकी कहीं पे कोई परफॉर्मेंस भी नहीं थी। अगर हम सबसे पहले बात करें विकेट कीपर मोहम्मद हारिस की, पिछले दौरे पे जो पाकिस्तान का ओडीआई की सीरीज़ हुई थी उसमें मोहम्मद हारिस का कोई नामो निशान भी नहीं था। उस वक्त मोहम्मद रिजवान के साथ बैकअप विकेट कीपर के तौर पे उस्मान खान खेल रहे थे। उस्मान खान को एक मैच में चांस मिला था जिसमें उन्होंने तकरीबन 37 रन बनाए थे और तेज़ खेला था। फिर अगले मैच में वो शायद इंजरी की वजह से ड्रॉप हो गए थे और तीसरे मैच में भी वो इनिशियल प्लेइंग 11 में नहीं थे। फिर इमाम उल हक इंजर्ड हुए थे, उसकी जगह उनको चांस मिला था। उस मैच में वो कुछ नहीं कर सके थे। लेकिन अब इस सीरीज़ में डायरेक्ट मोहम्मद हारिस को लेके आ गए हैं मोहम्मद रिजवान के बैकअप विकेट कीपर के तौर पे। दोस्तों, मोहम्मद हारिस से टी20 क्रिकेट में तो परफॉर्म हो नहीं रहा। अब ओडीआई क्रिकेट में ये क्या करेंगे? ये किसकी पर्ची पे टीम में आए हैं, इस बात का किसी को भी नहीं पता है। अगर आपने मोहम्मद रिजवान का कोई बैकअप विकेट कीपर रखना ही था तो आप हसीबुल्लाह खान को रख सकते थे, अगर आपने उस्मान खान को नहीं रखना था तो। वैसे असूलन आपने उस्मान खान को ही लेके जाना चाहिए था, क्योंकि उसने सिर्फ अभी तक 2 वनडे ही खेले हैं। आप उसके साथ लंबा जाते, वो अच्छा ऑप्शन था आपके पास। वनडे क्रिकेट में तेज़ भी खेल सकता था वो, लेकिन आपने उसको सेलेक्ट नहीं किया और फिर आपने हसीबुल्लाह को भी चांस नहीं दिया। आप हसीबुल्लाह का लिस्ट ए का सिर्फ रिकॉर्ड देखें, उस लड़के की 50 प्लस की एवरेज है लिस्ट ए क्रिकेट में। अब वो लड़का अपने ये स्टेट्स लेके किसके पास जाए? क्योंकि यहाँ तो कोई जितना भी बात कर ले प्लेयर्स के लिए, लेकिन सिर्फ चलती उसकी है जिसके पास पौवा होता है। सिफारिश पे प्लेयर आ जाते हैं, जिसकी सिफारिश ज़्यादा अच्छी होगी वो टीम में आ जाएगा। मोहम्मद हारिस के अलावा अगर हम दूसरे प्लेयर्स की बात करें तो उसमें हुसैन तलत को शामिल किया गया है। दोस्तों, पिछली सीरीज़ में हमारे पास तैयब ताहिर थे और उसके अलावा उससे पहले कामरान गुलाम थे। कामरान गुलाम ने कुछ मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उनको तो इस तरीके से साइड पे किया है पाकिस्तान ने जैसे कामरान गुलाम नाम का कोई प्लेयर था ही नहीं कभी। फिर तैयब ताहिर को आपने ड्रॉप करके अब हुसैन तलत को खिला दिया है। पहले आपने हुसैन तलत को टी20 की टीम में शामिल किया, अब आप उसको ओडीआई में भी लेके आ गए हैं। अब कोई ये बता दे कि हुसैन तलत ने परफॉर्म कहाँ पे किया है, जो आप उसको दोनों फॉर्मेट में चांस दे रहे हैं। अगर आपने तैयब ताहिर को ड्रॉप करना ही था तो आप कामरान गुलाम की तरफ दोबारा जा सकते थे, लेकिन बस वही बात है, हुसैन तलत और ये भी वही किसी ना किसी की सिफारिश होगी। हुसैन तलत के अलावा मोहम्मद नवाज़, जो पहले टी20 की टीम में आए बगैर किसी परफॉर्मेंस के और अब उन्हें ओडीआई टीम में भी शामिल कर लिया गया है। अब इनकी जगह इससे पहले इरफान खान जूनियर खेल रहे थे। आपने उनको इतना लंबा चांस दिया था, फिर उसके बाद अब आप उनको ड्रॉप करके एक स्पिन ऑलराउंडर को लेके आ गए हैं। इनकी भी सिफारिश ही चल रही है और कुछ भी नहीं। अगर मोहम्मद नवाज़ के अलावा मैं चौथे प्लेयर की बात करूं तो वो प्लेयर हैं हसन नवाज़। दोस्तों, लिस्ट ए क्रिकेट में इसका क्या एक्सपीरियंस है, इसका किसी को भी नहीं पता। इस बंदे की परफॉर्मेंस कहाँ पे आई है लिस्ट ए क्रिकेट में। टी20 क्रिकेट में भी अभी तक वो बंदा 11 इनिंगों में 5 दफ़ा 0 पे आउट हो चुका है और ये बात हम सबको पता है कि वो अभी इतना मैच्योर बैट्समैन नहीं है। आपने उसको ओडीआई टीम में भी शामिल कर लिया है। किस बुनियाद पे लड़के टीम में आ रहे हैं, इस बात का कोई तो जवाबदेह हो। कोई आके कम से कम मीडिया में ये बात करे
प्लेयर्स की सिलेक्शन को जस्टिफाई करे कि इसको इस रीज़न की वजह से शामिल किया गया है या इस प्लेयर की यहाँ पे परफॉर्मेंस थी। अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान ओडीआई रैंकिंग में टॉप 10 से भी बाहर हो जाएगी। और फिर हम बॉलिंग की बात करें, ये तो हमने चलो बैटिंग की बात कर ली। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो पिछली सीरीज में आपके पास आकिफ जावेद थे। वनडे सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, जिसने 3 मैचों में 7 खिलाड़ियों को आउट किया था। उस लड़के को तो आपने ऐसा दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंका है कि जैसे वो था ही नहीं। आप नसीम शाह को खिला रहे हैं। नसीम शाह का क्या हाल था पिछली सीरीज में हम सब ने देख लिया था। ना ही उनकी फिटनेस थी, ना ही उनकी फॉर्म थी। अगर आपके हिसाब से उनकी फिटनेस अभी वापसी आ गई है, उन्होंने अपनी फिटनेस पे काम किया है, तो उनकी फॉर्म कहाँ है? उन्होंने कहाँ परफॉर्म किया है जिसकी वजह से वो टीम में आ गए हैं और आपने आकिफ जावेद को ड्रॉप कर दिया है? दोस्तों ये कोई छोटे मोटे ब्लंडर नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत बड़े ब्लंडर मारे हैं ओडीआई की सिलेक्शन में। आप रिजवान, बाबर, इन सब को तो लेके आ गए हैं, हालांकि ये भी पहले से ही टीम का हिस्सा थे। ये कभी ओडीआई से ड्रॉप हुए ही नहीं है। ना मोहम्मद रिजवान, ना बाबर आजम, ना फ़हीम अशरफ, ना अब्दुल्ला शफीक, ना शाहीन शाह अफरीदी, ये तमाम वो प्लेयर्स हैं जो आपकी पिछली सीरीज़ का भी हिस्सा थे। इस सीरीज़ में इन 5 प्लेयरों के अलावा हसन अली की इंक्लूजन हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हसन अली की परफॉर्मेंस हम सबको दिख रही थी। उन्होंने जिस तरह पीएसएल में भी अच्छा परफॉर्म किया है, उसके अलावा डिफरेंट लीग में वो खेले हैं, वहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इस तरह के प्लेयर आप लेके आए तो समझ में आता है कि ये प्लेयर डिज़र्व करते हैं, आपने इनको टीम में जगह दी है। जब आप ऐसे प्लेयरों को लाएंगे जिनकी कुछ परफॉर्मेंस कहीं भी नहीं होगी, तो फिर इस तरह के सवालिया निशान तो उठेंगे और आपको इन बातों का जवाब देना होगा। दोस्तों इसके अलावा अब हम T20 टीम की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेली है और उसमें जो पाकिस्तान के मेन बॉलर्स थे, जिसमें सलमान मिर्ज़ा जो डेब्यू कर रहे थे इस सीरीज़ में, उसके अलावा जो न्यू टैलेंट थे अहमद दानियाल, और फिर एक्सपीरियंस ऑलराउंडर अब्बास अफरीदी, जो कि T20 में उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ये 3 आपके मेन बॉलर थे पिछले दौरे पे बांग्लादेश के, जो अभी ज़्यादा दूर भी नहीं है, कल ही ख़त्म हुआ। आपने अपने सीनियर्स प्लेयर को लाने के चक्कर में उन तीनों को एक साथ बाहर कर दिया। अब टीम में आपने शामिल कर लिया शाहीन शाह अफरीदी को, हारिस रऊफ़ को, हसन अली को। अगर आपने इनको लेके आना ही था तो आप अपने जो ऑलराउंडर्स हैं, जो आपने फालतू के ऑलराउंडर्स टीम में डाले हुए हैं T20 टीम में, हुसैन तलत हो गए, मोहम्मद नवाज हो गए और खुशदिल शाह। दोस्तों खुशदिल शाह के बारे में मैं ओडीआई टीम में बात करना भूल गया कि खुशदिल शाह ऐसे प्लेयर हैं जिनका ओडीआई फॉर्मेट उनके ऊपर सूट करता है। आपने उनको वहाँ खिलाने के बजाय T20 टीम में खिला रहे हैं। ये फॉर्मेट उनको इतना सूट नहीं करता। आप उनको ओडीआई टीम में डाल सकते थे हुसैन तलत की जगह, आपने उल्टा उनको वहाँ से ड्रॉप करके T20 टीम में अभी भी रख लिया है। T20 में इस सीरीज़ में भी आप उसको खिला रहे हैं। तो आप इन प्लेयर्स की जगह अपने ऑलराउंडर्स को खिला सकते थे, जिसमें अब्बास अफरीदी थे या सलमान मिर्ज़ा, अहमद दानियाल। अगर आपको रोटेशन पॉलिसी पे चलना था, जिस तरह हमारे कोच हैं माइक हैसन, ये न्यूजीलैंड की टीम में करते थे, लेकिन ये शायद ये भूल गए हैं कि ये न्यूजीलैंड की टीम नहीं है। न्यूजीलैंड के पास इतने कैपेबल लड़के होते थे जो अगर वो रोटेशन पॉलिसी पे चलाते भी थे तो उनका बैकअप इतना अच्छा होता था कि वो अच्छा परफॉर्म करते थे। लेकिन हमारे पास रोटेशन पॉलिसी के नाम पे यंग लड़कों को बली का बकरा बना दिया गया है। अब उस लड़के के कॉन्फिडेंस पे क्या असर होगा सलमान मिर्ज़ा के या अहमद दानियाल के या अब्बास अफरीदी के? उनकी जगह आप ऐसे बॉलर्स टीम में लेके आ गए हैं जो आपके 3 से 4 आईसीसी के टूर्नामेंट खेल चुके हैं और घंटा कुछ नहीं किया उन्होंने आपके लिए। आप जो मैच जीते हुए थे, आपने इन बॉलर्स ने आपको वो मैच भी हरवा दिए। नॉकआउट मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर ये बॉलर को आप दोबारा लेके आए हैं कि आगे हमारा एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, फिर इन बॉलर के साथ आप जाएंगे तो फिर आपका क्या फ़ायदा पिछली सीरीज़ में उन यंग लड़कों को खिलाने का? इसका जवाब किसी के पास है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा फिर आपने मोहम्मद नवाज को शामिल किया है, खुशदिल शाह हैं, हुसैन तलत हैं। ये अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब हुए। बाकी तो तकरीबन वही लड़के हैं जो पिछली सीरीज़ में थे। लोगों ने जिसका एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वो लड़के ड्रॉप होकर टीम में उनकी जगह ये सीनियर्स प्लेयर आ गए हैं। दोस्तों पाकिस्तान टीम इस वक्त बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान की टीम की जो सिलेक्शन हो रही है, पाकिस्तान टीम में जितनी चेंजेस हो रही हैं,
ये सिर्फ टीम में नहीं, पाकिस्तान के मैनेजमेंट के सेटअप में भी जब जब चेंजेस होती है तब तब सब अपनी मर्जी के अपने पसंद के प्लेयर लेके आ जाते हैं। और जब तक ऐसा चलता रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट तबाही से ही दो चार रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट कभी भी बेहतर नहीं हो सकेगी। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।